कैसे हैं बच्चों? हो रही है पढ़ाई लिखाई? एग्ज़ाम तो काफ़ी नज़दीक आ गया है ना। तो उम्मीद है मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तैयारी ज़बरदस्त हो ही रहा होगा। आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ और PYQ का सब्जेक्टिव वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो उम्मीद है मन लगा करके देख रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को नाम दिया हुआ है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एक बात आपको बता दें कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी है बच्चों। 100% आप लिख लीजिए, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहना ही रहना है ना। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है, तो शुरू करने से पहले मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास के चैनल में जिसका नाम है फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। तो आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले कई बार एग्जाम में आ चुका है और इधर 2-3 साल से एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। इस लेसन से हम लोग 3-4 क्वेश्चन ऐसा पढ़ेंगे जो कि 100% आपके एग्जाम में रहेगा। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए बच्चों इस टॉपिक के हर वीडियो को मन लगा के देखिएगा, क्योंकि इससे आपका 5 नंबर कवर होना है। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज BSL लॉ? BSL लॉ क्या है? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर एक पॉइंट लेकर के और उस पॉइंट पर हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को जानने से पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूरत है, 1 से 2 मिनट का, चूंकि इस लेसन का नाम है बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले ऑर्स्टेड ने इस घटना को देखा था। उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराया जाता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, या हुआ। इसीलिए इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया, पाया, देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहां पर हमारे पास उसी घटना से रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोट-सवार्ट ने इस घटना के बारे में क्या दिया, और फिर बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करके हमको एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट लेकर के वही चूंकि करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड तो हुआ होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ को जान लें। आंसर इसका कैसे लिखा जाएगा, देखिए। आंसर क्या है बच्चों? व्हाट इज बायोट-सवार्ट लॉ? यही ना, बायोट-सवार्ट लॉ क्या है? तो बायोट एंड सवार्ट, ये दो साइंटिस्ट का नाम मिलकर के, दोनों ने मिलकर के एक कंक्लूजन दिया है,
एक कंसेप्ट दिया, इसी को नाम दिया गया है BSL लॉ। BSL, इसका नाम है बायोट सवार्ट लॉ। तो क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू this law, the magnitude of magnetic field at a point due to a small magnetic field at a point due to a small element of a current carrying conductor is, क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है I, तो इस कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट ए डिस्टेंस r, थीटा एंगल पर ये पॉइंट लिया हुआ है हमने, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ है dl। तो क्या कह रहा है? इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I and also directly proportional to dl and also proportional to sin theta and also proportional to 1 by r square. So combining combining 1, 2, 3 and 4 we get, क्या मिल जाएगा भाई? हैं? क्या मिलेगा? तो dV प्रोपोर्शनल टू I dl sin theta by r square, then dV is equal to ki dl sin theta by r square. This is BSL law, where K is a constant, its value depends on the medium between the conductor and the observation point, ये है बच्चों बायोट सवार्ट लॉ। अब क्या है सर, आप तो लिख दिए, हम लोग को तो कुछ नहीं समझ में। ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़े हैं, समझ में कैसे नहीं? ऐसा थोड़े कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं और आपका पहला क्लास है सर समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। हम आपका रिवीजन कराया जा रहा है और रिवीजन में तो आप पढ़े हैं। फर्स्ट क्लास जो करेंगे उनको अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन रिवीजन वालों को तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा, क्या कहा भाई, क्या कहा कि ये जो ऑर्स्टेड है, ऑर्स्टेड क्या देते हैं? ऑर्स्टेड कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो इस कंडक्टर के चारों ओर
क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये ऑर्स्टेड का कंसेप्ट था। ऑर्स्टेड ने कहा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। बायोट और सवार्ट का क्या योगदान था भाई इसमें? तो ऑर्स्टेड सिर्फ इतना ही बताए कि अगर करंट फ्लो करेगा तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करेगा, नजदीक में ज्यादा होगा कि दूर में ज्यादा होगा, क्या होगा, इस बात को ऑर्स्टेड ने नहीं बताए। ऑर्स्टेड इस बात को नहीं बताए, उन्होंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना देखा कि करंट फ्लो किया तो भाई चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो बायोट और सवार्ट इसी को आगे बढ़ाए। उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था उसका मैग्नीट्यूड को बताए, कितना। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, सर ये करंट जा रहा है तो ऑर्स्टेड के अनुसार चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हुआ होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड। तो वही चीज तो लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी मान, परिमाण, वैल्यू, कितना, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कहते हैं कि वो चार बातों पर डिपेंड करेगा। इस कंडक्टर में जाने वाले करंट के डायरेक्टली, इस छोटे से एलिमेंट के लेंथ पर भी डायरेक्टली, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंडक्टर से उस छोटे से एलिमेंट से मिलाने के बाद दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली। ये था बायोट एंड सवार्ट लॉ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन चारों बातों पर, डीवी प्रोपोर्शनल टू आई, डीवी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीवी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डीवी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन चारों को कंबाइन करते हैं हम लोग, क्या मिल जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देन इस साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन को, मिलेगा कांस्टेंट के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द बायोट सवार्ट लॉ। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो बायोट सवार्ट लॉ है क्या, तो सर इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन पूरे कंडक्टर के कारण नहीं, एक छोटे से एलिमेंट के कारण। अब इस लॉ का यूज करके हम लोग पूरे कंडक्टर का भी निकाल सकते हैं, और इसी लॉ का यूज करके हमको एक सर्कुलर कॉइल का, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आया बायोट सवार्ट लॉ समझ में? सीधा सीधा बात है। बायोट और सवार्ट ने क्या दिया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था उसका मैग्नीट्यूड कितना, तो सर के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। के आई डी एल डीवी प्रोपोर्शनल टू आई, डीवी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीवी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीवी प्रोपोर्शनल टू 1/r² कंबाइन कराएंगे तो के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज बायोट सवार्ट लॉ। ओके बच्चों, अब इसका जो दूसरा पार्ट है, हम लोग चूंकि बोर्ड भर चुका है, दूसरा पार्ट हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद जानते हैं। एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में 100%, 110% लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। ओके, चलिए हम नोट कीजिए आप लोग, तब तक हम मिटाते हैं। चलिए फिर से आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। वो छोटा एलिमेंट के कारण तो बायोट सवार्ट दिया, लेकिन अब क्या करना है हमको, क्या कर रहा है, तो कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल, ये
और इस कॉइल के एक्सिस पर इस कॉइल के एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस लेकर के इस पॉइंट पर हमको क्या करना है सर, इस P पॉइंट पर जो कि सेंटर से x दूरी पर लिया गया है, ये करंट कैरिंग कॉइल है। ध्यान रखेंगे करंट कैरिंग, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो करंट आई है, ये इसका रेडियस कुछ मान लिया जाए, ए मान लेते हैं। ये एक छोटा एलिमेंट ले लिया जाए ए बी, ये इसका मिड पॉइंट को मिला दिए। अब भाई प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस, अच्छा पहले जो जो चीज यहां पर हमने लिखा हुआ इसको लेट कर लिया जाए। लेट आई करंट इन द कॉइल, ये मान लिया जाए। रेडियस ऑफ द कॉइल P ले लिया जाए। अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल at which we have to find B, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। X क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये P ले लिया जाए, एक पॉइंट जहां पर हमको क्या करना है सर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण। अब आता है प्रोसेस, ये तो लेट कंसीडर की बात हो गई, आई ले लिए, रेडियस ले लिए, ये सारा कुछ। लेकिन सर प्रोसेस में क्या करना है, तो प्रोसेस में हमको बायोट-सवार्ट लॉ अप्लाई करना है। बायोट-सवार्ट लॉ, लेकिन बायोट-सवार्ट लॉ तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए ना अप्लाई, बायोट-सवार्ट लॉ जो है छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिया था। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ए बी, इसको भी यहां दिखाते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी एल, ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द current carrying coil, करंट कैरिंग कॉइल का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, जिसका लेंथ dl है। अब क्या करते हैं, ज्वाइन P टू C, C क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसको C से ज्वाइन करा दिए। ये डिस्टेंस मान लिया जाए R, R क्या है, PC, ज्वाइन P टू C, देयरफॉर PC इक्वल टू R, ये हो गया। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां का मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो सर छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बायोट-सवार्ट लॉ ने बताया, डायरेक्ट यूज कर लेंगे।
लेकिन यहाँ एक और चीज मान लेते हैं, अगेन लेट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इक्वल टू थीटा एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सर कौन सा एंगल हुआ सर? ACP BCP। तो मान लिया जाए ये जो रिंग है आपका, एक मिनट, एक रिंग लेकर के आ, चलिए देखा जाए। ये जो एंगल हमने यहां लिखा ACP और BCP है ना सर, यहां तो ACP और BCP तो एंगल ही नहीं दिख रहा है, कैसे लिख दिए? तो बस थोड़ा सा इस एंगल को समझना है यहां पर, है ना, इस एंगल को समझना है, उसके बाद का प्रोसेस आसान है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, रिंग है, और रिंग का ये इसके सेंटर से जो लाइन जाएगा ये इसका एक्सिस हुआ, एक्सिस हुआ ना भाई, है? ये सेंटर से जो ये जो लाइन आ रहा है ये इसका एक्सिस हुआ, एक्सिस, ठीक है। तो अब ये जो दो पॉइंट है ए बी, ये है ए बी, ये जो दो उंगली हमने रखा इस रिंग के ऊपर में, ये जो दो उंगली रखा है ये इस वो ए और बी, और ये हमारा एक्सिस पर ये पॉइंट, इस पॉइंट को जब इसके मिड पॉइंट से देखिए, अब मिल रहा है ना ए, बीच में सी, और ये इधर आ गया पी, ए सी पी, और इधर से ये वाला उंगली इधर, बीच में सी, इधर पी, ए सी पी बी सी पी। देखिए ऐसे, ये देखिए यहां पर मान लीजिए पॉइंट है ये वाला, तो ये कितना एंगल बन रहा है, इस उंगली से पहले इधर आइए, है ना, ए बीच में सी, पी आगे, ए सी पी बी सी पी, 90 बन रहा है ना। ये क्योंकि 3D इमेज है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बस यही काम करना है। तो ये हमारा 90 हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए, अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। नाउ अब देखिए, नाउ यूजिंग BS law, Biot-Savart law, the magnetic field at P due to the small element, छोटे से एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट AB, इस AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज इक्वल टू KIdL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन एज यहां पर थीटा हमारा 90 है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर dB इज इक्वल टू KIdL बाई आर स्क्वायर। दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये छोटा सा एलिमेंट का मिल गया, अब इसी तरह का एलिमेंट, छोटा एलिमेंट से ये रिंग बना हुआ होगा, सर्कुलर कॉइल बना होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट का जब मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, इसी को पूरे कॉइल में इंटीग्रेट करा देंगे। इस तरह का एलिमेंट पूरे कॉइल में, जिसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करा देंगे। अब जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला ना यहाँ पर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसका हमको रिजोल्यूशन करा करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, हम लोग जान रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो पहला चीज तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, उसमें से किसी एक पॉइंट पर अगर जानना है एक पॉइंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो उस पॉइंट पर क्या करते हैं, टेंजेंट।
और टेंजेंट जो होता है उस रेडियस पर क्या होता है, टेंजेंट जो होता है रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मतलब कि कंडक्टर से जो लाइन मिलाया गया ये रेडियस होगा ना भाई, ये इस पॉइंट पर निकालना है, कंडक्टर से इस पॉइंट को मिलाया तो ये रेडियस हुआ। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस लाइन पर ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारा टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि जो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा टेंजेंट की ओर। तो यहां पर इस पॉइंट को कंडक्टर से मिलाने वाला लाइन ये है आर। तो यहां पर अगर इस लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर मिलेगा ये इस मैग्नेटिक फील्ड डीबी का डायरेक्शन को बताएगा कि इस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंट जो होगा इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहां पर ये डायरेक्शन आ जाएगा भाई, ये एंगल आपका क्या हो गया 90 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी। आया बात समझ में, बस यही बात समझना था। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम रिजोल्यूशन कराते हैं इस एंगल को अगर अल्फा मान ले तो ये वाला एंगल जो है आपका अल्फा हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये और ये 90, फिर ये और ये 90, अभी हमने रेडियस और टेंजेंट इसलिए ये बीच में कॉमन हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहां पर, इसको नाम दे देते हैं पी एम। द डायरेक्शन ऑफ this magnetic field is the direction of this magnetic field is along PM, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, PM की ओर। कैसे हुआ अभी आपको समझाए, एक बार फिर से, पहले पूरा कर लेते हैं, अभी तो समझाए लेकिन एक बार पूरा कर लेते हैं फिर से समझाते हैं। ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, if we resolve this magnetic field along x-axis and y-axis, then तो रिजॉल्व कराते हैं अगर इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड अल्फा यहाँ है तो ये हो जाएगा डीबी साइन अल्फा, और ये मिलेगा आपका डीबी कॉस अल्फा। तो ठीक, देन द कंपोनेंट along y-axis, that is dB cos alpha, get cancelled out, so the net magnetic field due to the small element is dB sin alpha along the axis of the coil। ठीक है, ये आ गया बस। अच्छा चलिए समझते हैं, बस तो लिख दिए, बस अब 5-7 लाइन का काम और है, लेकिन क्या कीजिएगा, समझना ही मेन है इस टॉपिक में समझना ही मेन है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम लोगों ने एक कॉइल लिया है ना, कॉइल लिया, इसमें करंट फ्लो कराया तो ऑर्स्टेड ने कहा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और हमको इसी करंट कैरिंग कॉइल के कारण इसके एक्सिस पर एक पॉइंट को लेकर के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने एक कॉइल लिया, उसमें करंट आई जा रहा था, ए रेडियस था, पी एक पॉइंट जहां निकालना है, और एक्स क्या है इस पॉइंट का डिस्टेंस। ओके,
अब चूंकि बायोट-सावर्ट लॉ लगाना था इसलिए एक छोटा सा एलिमेंट ए बी लिया और उसके मिड पॉइंट को यहां से मिलाया और वह जो एंगल बनाया, कंडक्टर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाते हैं तो एंगल को थीटा कहा गया था ना, तो वही है, कंडक्टर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाया तो जो एंगल बना ACP और BCP आप रिंग में देख सकते हैं। एक रिंग लेंगे, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, बीच से मिलाएंगे तो AC एक पॉइंट इधर, बीच में CP इधर, दूसरा पॉइंट B इधर, बीच में CP इधर, ठीक है, एंगल दिख जाएगा और ये कितना होगा 90 डिग्री। अब बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहा था, बायोट-सावर्ट लॉ ने एक छोटे से एलिमेंट इस AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा KIdl sin थीटा बाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है आपका 90 डिग्री है, देयरफॉर dB इक्वल टू KIdl बाई r स्क्वायर, sin थीटा 91। ओके, अब ठीक है सर, स्मॉल एलिमेंट का तो मिल गया, इसी तरह का छोटा छोटा एलिमेंट पूरे रिंग में है तो क्या करेंगे, इसको पूरे रिंग में इंटीग्रेट करा देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन कराने से पहले ये बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए यहाँ पर हमको ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये जो हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इसका पहले रिजल्टेंट निकाल लेना होगा। जैसे ही करंट यहाँ चूंकि करंट यहाँ पर सर्कुलर चल रहा है तो हर पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ना, तो ठीक इसके अपोजिट में जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो वहां उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, तो फिर रिजल्टेंट भी तो जानना ना होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जान लेते हैं। कैसे जानेंगे, तो हमको पता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, राइट हैंड, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से सर्कुलर होगा, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट का जानना हो तो उस पॉइंट पर उसी सर्कल के अलोंग में एक टेंजेंट खींच देंगे। तो जब टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या है भाई, रेडियस, यानी कि जिस पॉइंट पर निकालना है उसको कंडक्टर से मिलाएंगे तो वो रेडियस बनेगा, उस रेडियस पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर निकालना था तो कंडक्टर से मिलाए पॉइंट को, तो ये हमारा रेडियस मिला, तो रेडियस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कीजिए, आप रिजॉल्व करा दीजिए। रिजॉल्व करा दिए तो एक कंपोनेंट मिला dB sin अल्फा, एक कंपोनेंट मिला dB cos अल्फा। अब यहाँ पर जो dB cos अल्फा है चाहे dB sin अल्फा, ठीक इसके अपोजिट वाले एलिमेंट का दूसरा एक एलिमेंट लेकर के मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक आ जाएगा dB sin अल्फा इधर ही, दूसरा लेकिन dB cos अल्फा जो आएगा अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये dB cos अल्फा ऊपर, ये इधर वाला dB cos अल्फा नीचे, तो एक दूसरे के अपोजिट होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हम इसके अपोजिट में एक दूसरा एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तब। तो हमको यहाँ निकाल के नहीं दिखाना है, वो डायरेक्ट लिख देना है कि इफ वी रिजॉल्व दिस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस देन द कंपोनेंट along y axis that is dB cos alpha get cancelled out। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन बचेगा, dB sin अल्फा, dB sin अल्फा। तो वही चीज लिख रहे हैं, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द दिस स्मॉल एलिमेंट A इज dB sin अल्फा, और किधर, along द एक्सिस की ओर। अब इसी dB sin अल्फा को पूरे रिंग में इंटीग्रेट करा दीजिए, जो आएगा सो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं, अब देखिए यहां से थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगा, सिर्फ लेट कंसीडर वाला पार्ट मिटाएंगे, आपका एक्सप्रेशन आ गया। कितना आसान था, छोटा सा एलिमेंट का निकाल करके पूरे रिंग में इंटीग्रेट करा देना था, पूरे कॉइल में इंटीग्रेट करा देना था, बस हो गया, है ना। थोड़ा सा यहां भी मिटा के ही रखते हैं, ये हो जाएगा, इतना में जगह बना लेते हैं। देखिए अब लिखते हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट का मिल गया ना भाई, तो अब पूरे रिंग का therefore मैग्नेटिक फील्ड at P due to the whole coil
होल कॉइल, पूरे कॉइल के कारण बी जो आएगा इंटीग्रेट करा देंगे 0 से लेके 2 पाई ए किसको, डीबी साइन अल्फा को। भाई ये जो एक छोटा सा एलिमेंट का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचा डीबी साइन अल्फा, इसी को पूरे रिंग में, पूरे कॉइल में इंटीग्रेट करा दीजिए। हो गया। अब डीबी का वैल्यू उठाया जाए 0 से 2 पाई ए, और डीबी कितना आ गया था हमारा, आया था के आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। अब देखिए तो यहाँ के आई साइन अल्फा आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल का वेरिएशन होना है, तो हो गया। अब यहाँ से तो b इज इक्वल टू के आई बाई आर स्क्वायर, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई ए तक डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बता दीजिए ना, तो के आई साइन अल्फा बाई आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए तक, ये आ गया भैया एक्सप्रेशन, है ना, ये आ गया एक्सप्रेशन 2। अब यहां से साइन अल्फा का वैल्यू निकालिए, आर का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, जो आएगा सो रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखा जाए। फ्रॉम फिगर से साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाई एच, यानी कि A बाई आर, है ना। अब फिर R कितना होगा सर, ऑल्सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मानिए ना 3, इसको मानिए ना 4, और तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, इसको मान लीजिए 5। अब ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए, आर स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर और साइन अल्फा की जगह में ये जो वैल्यू है, तो इसको चलिए अब पुट कर देते हैं। अब उसके बाद कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हैं, मिटाते हैं, है ना। तो मिटाने से पहले लिख लीजिए, मिटाते हैं, बस यही तो काम था भाई। और ये 100% आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में रहेगा। इस लेसन से इस बार 4 क्वेश्चन का चांस है। 4 क्वेश्चन में तो खैर आपका एक ही रहेगा बच्चों, है ना, लेकिन क्या कीजिएगा, एक तो रहना है या 2 भी रह सकता है, क्योंकि ऑप्शनल में भी 5 लॉन्ग वाले में 6 क्वेश्चन में से 4 लिखना है। तो आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2 क्वेश्चन तो आपका ऑप्टिक्स से, या चूंकि मॉडल सेट में 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन रहना चाहिए। पिछले साल भी ऑप्टिक्स से 2 ही क्वेश्चन था, है ना, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से रह जाएगा, और इधर से 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा, और बाकी 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से रह सकता है, 1 क्वेश्चन करंट से रह सकता है 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन EMI एंड AC से रह सकता है ना। तो 1 क्वेश्चन तो इस लेसन से रहेगा। हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस का कुछ गेस करके हम वीडियो डाल देंगे, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा कि किस किस लेसन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कौन कौन सा है। चलिए पहले यहाँ पर पुट कीजिए, फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5 पुट कीजिए ना। b इक्वल टू क्या हो गया भाई, के आई साइन अल्फा क्या हो गया, a बाई आर, और यहाँ पर नीचे था आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो b इक्वल टू क्या हो गया था, के आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या हो गया, आर क्यूब। तो आर क्यूब में आर कितना है हमारा, तो ये लिख देते हैं, तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई के आई ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा सर, 3/2। दिस इज रिक्वायर्ड
एक्सप्रेशन। बस, क्या समझे कुछ? अब इसी क्वेश्चन को देखिए, कभी कभी कह देगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द करंट कॉइल, या एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, सेंटर पर। अगर इसी क्वेश्चन को सेंटर पर करते भाई तब क्या करेंगे बताइए? तो यहां पर नोट करके, है ना, अब यहां से देखिए 2 लाइन का काम है बस। नोट करके अगर कह दे, नोट करके, तो अगर सेंटर पर भी डिराइव करने कहेगा ना तो यहां तक तो लाना ही पड़ेगा। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पर। बताइए ना कि जब ये पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा भैया तो ये जो x था हमारा 0 नहीं हो जाएगा, है? एट द सेंटर ऑफ द कॉइल x इक्वल टू 0, तो फिर ये इस एक्सप्रेशन में x को जब 0 पुट करेंगे, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 पाई ki a स्क्वायर बाई x 0 हो गया तो a स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई ki a स्क्वायर बाई a क्यूब, तो a स्क्वायर से क्यूब कट गया तो b इक्वल टू क्या बच गया भाई? 2 पाई ki बाई a। दिस इज required expression at the center पर। बस चलिए 2-3 मिनट में शॉर्ट में सिर्फ हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, आपको करके दिखाए। सबसे पहली बात, बायोट-सावर्ट लॉ क्या था या क्या है? तो बायोट-सावर्ट लॉ को याद रखने का आसान सा तरीका है कि आप ऑर्स्टेड याद रखिए। ऑर्स्टेड ने क्या दिया था? ऑर्स्टेड ने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको उन्होंने नहीं बताया। इसको बताया किसने? तो इसको बताया बायोट एंड सावर्ट ने। यानी कि बायोट एंड सावर्ट को एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बायोट एंड सावर्ट ने करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताया। कितना? तो सर KIdl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन वो भी एक छोटे से एलिमेंट के, पूरे कंडक्टर के लिए नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक में अगर पॉइंट P लिया जाए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? KIdl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि छोटे से एलिमेंट का पता था और हमको इस क्वेश्चन में एक पूरा कॉइल का करना था, तो पूरे कॉइल का करने के लिए कॉइल ले लिया गया और एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया गया, है ना। अब इसमें करंट जा रहा है तो भैया इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हुआ होगा ना, उसी मैग्नेटिक फील्ड को इस पॉइंट P पर निकालना था। तो बहुत आसान था, एक छोटा सा एलिमेंट का निकाले क्या? वो तो डायरेक्ट बायोट-सावर्ट लॉ ने बताया कि छोटा सा एलिमेंट का कितना होगा? KIdl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। तो छोटे से एलिमेंट का यहाँ पर हमको पता था, उसको पूरे रिंग में इंटीग्रेट करा दिए। लेकिन इंटीग्रेट कराने से पहले थोड़ा सा डायरेक्शन का ख्याल रखना था। तो डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का जो था डायरेक्शन पता किया। डायरेक्शन के कारण इसको रिजॉल्व करा करके हमने पाया कि y एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर बचा? अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, कितना बच गया? dB sin अल्फा। अब इस dB sin अल्फा को पूरे रिंग में मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द होल कॉइल, तो इस dB sin अल्फा को पूरे रिंग के लिए या पूरे कॉइल के लिए 0 से लेकर 2 पाई a जहां रेडियस था 2 पाई a में इंटीग्रेट करा दिए, dB का वैल्यू उठाए, अब इसका कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। लेकिन अगर सेंटर पर कह देगा तो पॉइंट का जो डिस्टेंस सेंटर से हमने लिया था वो डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा, यानी x0, वहां से उसको कैलकुलेट कर लिए। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को एकदम जरूर से जरूर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ
और ये जो है उसका एप्लीकेशन कहलाता है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। हालांकि पहले 2-3 एप्लीकेशन करना होता था, अभी आपके बुक में एक ही एप्लीकेशन है और ये बहुत 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 वेरी 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 कितना वेरी, तो वेरी टू द पावर 2026 इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करेंगे और नहीं तो बच्चों पछताइएगा। ओके, इसी के साथ चूंकि ये वीडियो एक ही क्वेश्चन में काफी लंबा हो गया, तो हमको लगता है कि इस लेसन में बच्चों 4 से 5 वीडियो चला जाएगा, क्योंकि ये लंबा लेसन भी था और इस लेसन से 4 वीडियो तो हमको दिख रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन का होगा और ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए चारों क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आज पहला क्वेश्चन हमने भेजा है, बाकी कल दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन भेजेंगे, उसके बाद 1-2 वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन का, है ना। और साथ में ऑब्जेक्टिव को जरूर देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है आपका 25 नंबर वेटेज का है और ये हमारी गारंटी होगी कि हम जो आपको असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जिसको हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको हम हर आंसर को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, जरूर से जरूर देखिए ताकि आपको आंसर समझ में आए। ABCD करके सिर्फ जाइएगा, नहीं समझ में आएगा बच्चों, इसलिए जरूर से जरूर सभी वीडियो को देखिए। पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी भी समय है। और हम क्या कहें, कहते कहते तो सेशन बीत गया, साल बीत गया, लेकिन अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं आप लोग, इसलिए बच्चों अब सीरियस हो जाइए। 1 महीने का ही समय बच गया आपके पास, मात्र 30 दिन। ओके बच्चों, तो इसी के साथ मन लगा 30 दिन में भी अरे बहुत तैयारी हो जाएगा। अगर 30 दिन में अगर 3-3 घंटे की फिजिक्स पढ़ते हैं तो 90 घंटा यानी 3 महीने का तैयारी। हमने शुरुआत से कहा 1 से 1.5 घंटा, अगर अभी 3-3 घंटा देखते हैं तो आपके पास 3 महीने का समय होगा, बशर्ते कि 3 घंटा फिजिक्स मन लगा करके पढ़ना होगा। 2 वीडियो देखिए 45-45 मिनट का, 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा उसी का रिवाइज कीजिए लिख करके। और क्या कहे, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, तैयारी के लिए मन लगा के तैयारी कीजिए। ओके, बाय।